विल जो है वो हमारी कंप्लीट हो गया था, हमारा टॉपिक विल का। तो अभी इसके अंदर ये है कि जो डेथ बेड इलनेस है या और मर्जुल मौत के दरमियान जो चीजें गिफ्ट की जाती हैं, या इसमें उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि उसकी क्या लीगल जो है वो जो इसकी लीगल कानूनी हैसियत क्या होगी, या उसकी लीगल कैपेसिटी कितनी होगी, उस किस तरह उसको जो है एग्जीक्यूट किया जा सकता है। इट इज अ मेलोडी, ailment, illness, disease which induce an apprehension of death in the person suffering from it, and which eventually result in his death. It is an essential condition of death bed illness that person suffering from a malady must be under the apprehension of death. The most valid definition of deathbed illness is that one which is highly probable with will issue fatally. यानी डेथ बेड इलनेस क्या चीज है? ये ऐसी एक बीमारी को कहेंगे जिस बीमारी के बारे में ये यकीन हो कि अब इंसान जिंदा नहीं बचेगा। जैसे मिसाल के तौर पर लोग कैंसर से अगर बीमार हो जाते हैं, या कैंसर बिल्कुल लास्ट स्टेज पे होता है, तो उनको कह दिया जाता है कि भाई अब इनके बचने का कोई चांस नहीं है। या किसी के किडनीज फेल हो जाते हैं तो उनको कह दिया, और किडनीज फेल होने के बाद उनको कोई डोनर नहीं मिलता, और सफिशिएंट टाइम गुजरने के बाद उनको जो है वो ट्रांसप्लांटेशन का भी की भी उम्मीद खत्म हो चुकी होती है, और फिर उनको वो डायलिसिस पे आ जाते हैं, तो उनको भी कहा जाता है कि भाई किसी भी वक्त इनकी मौत हो जाएगी। या ऐसी बीमारी जिसमें ये अप्रीहेंशन हो कि किसी भी वक्त बंदे की मौत वाकई हो सकती है, उसे हम डेथ बेड इलनेस कहते हैं। और डेथ बेड इलनेस के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है कि उसमें यकीन हो कि मौत मौत वाकई हो जाएगी। सही होने का चांस नहीं हो बिल्कुल भी कहीं से भी। ऐसी बीमारी जिसका नतीजा मौत की सूरत में निकले। अब इसकी जो डेफिनेशन एक बेलीज ने प्रोवाइड की है, वेयर द मेलेडी इज ऑफ लॉन्ग कंटिन्यू एज एज फॉर इंस्टेंस कंजम्पशन और ऑफ एक तो मेरा आज गला बहुत दुख रहा है, aluminaria, and there is no immediate apprehension of death, the malady is not death bed illness. अगर कोई इस तरह की बीमारी है जिसके अंदर फौरन मरने का कोई चांस नहीं है, बस बंदा थोड़ा वीक हो गया है या बेड पर आ गया है या फिर थोड़ा मोहताज हो गया है, लेकिन अभी उसके मरने का कोई चांस नहीं, उसे हम नहीं कहेंगे कि ये डेथ बेड इलनेस है। जिसमें ठीक होने का चांस बहुत ज्यादा है और मरने का चांस बिल्कुल कम है, it may become death bed illness if it is subsequently reached such as stage as to render death highly probable and does in fact result in death। यानी ऐसी बीमारी, हाँ, अगर उसी बीमारी से कंडीशन यहाँ तक पहुंच जाए, नौबत यह आ जाए कि ठीक होने का कोई चांस ना रहे और फिर नतीजतन मौत वाकई हो जाए, तो फिर हम उसे डेथ बेड इलनेस कहेंगे। और हिदायत ने इसको किस तरह डिफाइन किया है? A melody is said to be of long continuance if it has lasted a year। यानी ऐसी बीमारी जिसमें 1 साल का टाइम गुजर गया और बंदे के ठीक होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। A disease that has lasted a year does not continue constitute deathbed illness, for the patient has become familiarized to his disease। यानी ऐसी बीमारी जिसके साथ फेमिलियर हो जाए बंदा और वो उसको लॉन्ग टर्म हो। अच्छा, ऐसी बीमारी कौन सी होती है? जो ठीक नहीं होती, बस उसमें बंदा मेडिसिन खाता है और चलता रहता है और फिर साल तक वो जिंदा रहता है, उसके मरने का कोई चांस नहीं होता। इसमें देखिए आप, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं, मेडिसिन खाते रहते हैं, चलते रहते हैं, कोई पता नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक रहते हैं, सालों के साल ठीक गुजर जाते हैं, और फिर बंदा फेमिलियर हो जाता है अपनी बीमारी से, उसको पता है जी मुझे ये मसला है, वो मेडिसिन लेता रहता है। या फिर जैसे शुगर के पेशेंट्स होते हैं, वो कंटिन्यू बीमार तो रहते हैं, उनको शुगर होती है लेकिन वो अपना मेडिसिन लेते रहते हैं और मामला इसी तरीके से चलता रहता है। तो वो उसे हम डेथ बेड इलनेस नहीं कहेंगे। डेथ बेड इलनेस कहा जाता है ऐसी बीमारी को जिसमें बिल्कुल एक तो गले में दर्द हुए जा रहा है, जिसमें ज्यादातर प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि बंदा जिंदा नहीं बचेगा।
but this limit of 1 year does not constitute a hard and fast rule, and it may means a period of अबाउट 1 year। यानी बात हो रही है कि 1 साल की हम बात नहीं कर रहे, हो सकता है साल से ज्यादा भी हो जाए, साल से कम भी हो। ऐसी बीमारी जिसके साथ इंसान का मतलब फेमिलियर हो जाए, फिर उसकी मेडिसिन लेना शुरू कर दे और फिर उसकी लाइफ एक रूटीन पर चल पड़े, तो उसे डेथ बेड इलनेस नहीं कहा जाएगा। डेथ बेड इलनेस मीन्स ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज ना हो और उसके अंदर इंसान बिल्कुल मौत के करीब पहुंच जाए और उसकी मौत यकीनी हो। एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या हैं इसके? टू कॉन्स्टिट्यूट अ मेलोडी डेथ बेड इलनेस देयर मस्ट बी नंबर 1 प्रॉक्सिमेट डेंजर ऑफ डेथ, यानी हाईली डेंजरस हो और उसके अंदर मौत का बिल्कुल जो है इम्कान बहुत ज्यादा 99% जो है उसमें मरने के चांसेस हों, सो दैट देयर इज प्रीपोंडरेंस मेजॉरिटी प्राइमेसी डोमिनेंस सुपरमेसी और इन्फ्लुएंस जो होगा वो क्या होगा? ऑफ एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, some degree of subjective apprehension of death in mind of the sick person। यानी जो बंदा बीमार होगा उसे भी ये यकीन हो जाएगा कि अब मेरे ठीक होने का कोई आसरा नहीं है, अब मैं नहीं बचूंगा। इंसान को खुद भी यकीन हो जाए कि वो मरने वाला है और फिर उसे ये पता भी चल जाए कि मेरी बीमारी अब ठीक नहीं हो रही और अब मेरी मौत यकीनी है। नंबर 3 सम एक्सटर्नल जो है वो इंडिकेशंस इसमें क्या होंगी? chief among which would be inability to attend to ordinary avocation, hobby, opinion of third person either relative or doctor is immaterial, and state of mind of sick person is become material। अच्छा, ऐसी हालत में जो बंदा बीमार है उसको भी ज़हनी तौर पर मरने का यकीन होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर का ओपिनियन क्या कह रहा है या डॉक्टर क्या कह रहा है या लोग क्या कह रहे हैं, बल्कि वो खुद क्या कह रहा है, वो खुद क्या सोच रहा है, उसको खुद को भी पता होना चाहिए कि मैं मरने वाला हूँ। यानी उसका खुद का यकीन होना इस बात पर भी बहुत ज़रूरी है और मैटर करता है। Effects of the deathbed illness on different transactions where marriage is conducted during the deathbed illness, it has two effects. Number 1 legal status, this marriage is legally irregular। बंदा मरने वाला है, आपने उसकी शादी करा दी तो वो जो है वैलिड मैरिज नहीं होगी, क्योंकि ऐसी कंडीशन के अंदर इंसान ना तो वो अपनी मैरिज को जो है वो एक्सेप्ट कर पाता है, ना उसकी जो है वो उस तरीके से जिस तरह से एक मैरिज की होनी चाहिए एक्सेप्टेंस वो हो पाती है। ठीक है, तो इस हालत के अंदर शादी होगी बंदे की, यानी वो मरने के बिस्तर के ऊपर सोया हुआ है, यानी उसको यकीन है कि वो अब जिंदा नहीं बचेगा, और इस दरमियान में अगर उसकी शादी कर दी जाएगी तो ये इरेगुलर मैरिज में आएगी। नंबर 2 वैलिडिटी, कंज्यूमेशन कन्वर्ट इट into valid, also death of a second companion constitutes it as valid। अब क्या होगा, एक तो वो मरने वाला शख्स हो गया और एक वो जिसकी शादी हुई है। मरने वाले में तो लेडी भी हो सकती है और मेल भी हो सकता है और फीमेल, दोनों में से कोई भी हो सकता है डेथ बेड इलनेस का शिकार। अगर वो मैरिज कंज्यूम हो जाती है यानी दोनों के दरमियान रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है तो फिर वो वैलिड हो जाएगी। या अगर पता चला जो बंदा मरने वाला था उसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो दूसरा उसका कंपेनियन था जो ठीक ठाक था उसकी मौत वाकई हो जाए, तब भी वो मैरिज क्या हो जाएगी? वैलिड हो जाएगी, तब भी उसे हम वैलिड तस्वर करेंगे। ऐसी कंडीशन के अंदर डोवर का क्या स्टेटस होगा? देयर इज नो वैलिडिटी ऑफ फिक्सेशन ऑफ डोवर ड्यूरिंग डेथ बेड इलनेस इफ डोवर रिमेन्स अनपेड। Proper dower shall be determined, and whenever its amount appears lesser shall be payable। यानी जो भी उसका अमाउंट लिखा हुआ होगा उसके अंदर अगर कहीं कोई कम से कम जो है वो लिखा है तो वो पेएबल होगा, और डोवर अमाउंट जो है इसकी फिक्सेशन
जो है उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होगी, क्योंकि अगर मैरिज कंज्यूम नहीं होती है तो फिर डोअर अमाउंट जो है वो पेबल नहीं होगा। अगर मैरिज कंज्यूम हो जाती है इस दरमियान में तो जो लेसर अमाउंट होगा वो पेएबल होगा। उसकी वजह क्या है कि जब शादी की जा रही थी तभी ये इस बात का यकीन था कि बंदा जिंदा नहीं बचेगा। ठीक है, उसमें लालच का एलिमेंट भी आ जाता है, इसलिए लोअर अमाउंट विल बी पेएबल। डाइवोर्स क्या है? डाइवोर्स की क्या लीगलिटी है? इफ डाइवोर्स टेक प्लेस ड्यूरिंग डेथ बेड इलनेस ड्यू टू स्वेयर ऑफ इम्प्यूटेशन ऑफ अनचेसिटी, यानी इसको हम कह सकते हैं कि अगर बंदा मरने वाला है और उसी कंडीशन के अंदर वो डाइवोर्स दे देता है अपनी वाइफ को। ये हम वो वाली नई वाली शादी की बात नहीं कर रहे। एक बंदा ऑलरेडी मैरिड था, फिर वो बीमार हो गया और उस बीमारी के दरमियान जो है उसने जो है अपनी अगर वाइफ को डाइवोर्स दे दी, तो उसकी जो है वो क्या लीगल जो है वो उसकी कानूनी क्या हैसियत होगी? तो ऐसी सूरत हाल में, क्योंकि इंसान अगर अपने जो है वो होश हवास में नहीं है और उसने जो है उसको खुद को ही नहीं पता कि उसने अपनी वाइफ को जो है वो डाइवोर्स दे दी है, तो ऐसी सूरत हाल में क्या होगा कि वो जो डाइवोर्स होगी वो क्या होगी, वो तकरीबन जो है इनवैलिड करार दे दी जाएगी। और अगर इस दरमियान में ड्यूरिंग ड्यू टू स्वेयर और इम्पुटेशन, अच्छा ठीक है, अगर किसी वजह से वाइफ और हस्बैंड के दरमियान जो है वो झगड़ा हो जाता है, तो फिर भी अगर ऐसी सूरत हाल में मरने के दरमियान में बंदा अगर अपनी वाइफ को जो है वो डिवोर्स देगा तो वो इफेक्टिव नहीं होगी और वाइफ उसी तरीके से इनहेरिट करेगी प्रॉपर्टी, जैसे आम हालात में अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती तो वो करती। विडो शैल इनहेरिट अपॉन डेथ ऑफ हर हस्बैंड ड्यूरिंग प्रोबेशनरी पीरियड। प्रोबेशनरी पीरियड हम किसे कहेंगे? इद्दत पीरियड को, क्योंकि उसने तलाक तो दे दी। अब जाहिर सी बात है कि वो लीगली उसका जो इफेक्ट है वो अप टू सम एक्सटेंट स्टार्ट हो जाएगा, और उसी दरमियान में अगर बंदे की डेथ हो जाती है तो क्या होगा कि वाइफ जो होगी वो उसका इनहेरिटेंस का राइट रहेगा। और अगर फिर वो उसी पीरियोडिकली कभी उसकी तबीयत ठीक हो जाती है तो वो कहता है नहीं जी मैंने नहीं दी, तो वो इनवैलिड करार पाएगी, क्योंकि इस तरह की कंडीशन के अंदर जो दी जाती है तलाक, उसके अंदर बंदे को खुद ही नहीं मालूम होता कि शायद मैंने तलाक दी भी है या नहीं दी। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो तलाक होगी वो समवॉट जो होगी प्रोबेबिलिटी के शिकार रहेगी, यानी कंप्लीटली जो है वो इफेक्टिव नहीं हो पाएगी। अच्छा, अब कहता है कि डेथ हैज नॉट इफेक्ट ऑन इनहेरिटेंस ऑफ हस्बैंड, मेल शैल इनहेरिट एनीवे। और अगर इसी तरीके से औरत बीमार थी और मर्द को जो है वो मर्द ने क्या किया कि तलाक दे दी अपनी वाइफ को, तो इस सूरत हाल में भी क्या होगा कि अगर इसी दरमियान उस लेडी की डेथ वाकई हो जाती है तो वो जो है प्रॉपर्टी के अंदर उसका इनहेरिटेंस का हिस्सा जो है वो रहेगा। अच्छा, गिफ्ट का क्या होगा? इफ ऑल प्रॉपर्टी इज गिवन इन अ गिफ्ट नॉन शेयरर्स टू नॉन शेयरर्स इट shall be valid up to the extent of 1/3. Remaining shall go to the fixed sharers. If gift is made so shares they shall not inherit and gift shall become invalid. मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स डेथ बेड इलनेस के दरमियान अपनी सारी प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट कर देता है अचानक से, तो क्या होगा कि उसका इफेक्ट कितना होगा? उसका इफेक्ट लाइक विल होगा। जैसे एक विल के इफेक्ट 1/3 होता है, तो इसकी भी जो लीगलिटी होगी वो 1/3 के ऊपर होगी, 1/3 प्रॉपर्टी पे होगी, और जो प्रॉपर्टी होगी बाकी की सारी वो इनहेरिटेंस में जाएगी, और उसका लीगल इफेक्ट क्या होगा? वो 1/3 होगा। और अगर नॉन शेयरर्स को, यानी जो उसके बच्चे जो शेयरर थे या इनहेरिटेंस में जिनका हिस्सा था उसके अलावा अगर उसने किसी और को अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट की तो, और अगर अपने ही किसी बच्चे को यानी इनहेरिटेंस में जिसका ऑलरेडी हिस्सा था या जिसे हम कहें कि वो लीगल वन ऑफ द लीगल हेयर को अगर देगा, तो क्या होगा? सारी प्रॉपर्टी जो है वो कहाँ चली जाएगी? सारी की सारी प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में जाएगी और वो गिफ्ट जो होगा वो इनवैलिड होगा। एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट्स। Debts are paid out of legacy of deceased person before inheritance
Acknowledgement of debts during deathbed illness shall prevail. Acknowledgement of debts during deathbed illness shall be paid later if estate of the deceased does not cover all the debts. It shall be distributed proportionally. Acknowledgement in favor of the legatee becomes valid in Shia law. It is valid up to one third in Shafi'i law. All is valid. यानी अगर बीमारी के दरमियान कोई शख्स अपने उधार के बारे में बताता है, उसके डेट्स के बारे में बताता है कि मैंने लोगों से उधार लिया हुआ है, तो वो सारे उधार जो है वो अदा किए जाएंगे। कब? जब उसकी अगर मौत वाक़ई हो जाती है, तब वो सारे के सारे पैसे लोगों के वापस किए जाएंगे। और जो है अगर उसकी प्रॉपर्टी से वो उधार बहुत ज़्यादा होगा, तो सारे के सारे लीगल हेयर्स उसको तकसीम करके जिस तरीके से शेयर बनेगा, जिस तरह अगर प्रॉपर्टी होती तो शेयर बनता, उसी तरीके से शेयर के हिसाब से उसको अदा करेंगे। और शिया लॉ के अंदर कहा जाता है कि इसका जो इफेक्ट होगा, यानी जो डेट्स अदा करने होंगे 1/3 यानी विल के तरीके से अदा करने होंगे। 1/3 अदा किए जाएंगे, बाकी नहीं किए जाएंगे। लेकिन बाकी शाफी और जो हनफी लॉ के अंदर ये है कि वो तमाम पूरे कंप्लीट अदा करने होंगे। ठीक है। अब इफ trust is created out of all property only up to the extent of 1/3 shall prevail. If legatee give their consent in favor of the trust without any objection, entire property shall waste to trust. यानी अगर कोई शख्स अपनी इसी बीमारी के दरमियान कोई ट्रस्ट फॉर्म करता है, कोई ऐसी जो है वो चैरिटी का काम करता है कि मेरी प्रॉपर्टी चैरिटी में दी जाए, तो उसका इफेक्ट 1/3 होगा। और अगर उसके लीगल हेयर्स उसके ऊपर एतराज नहीं करते, वो पूरी देना चाहता है प्रॉपर्टी, तो वो दे सकता है। ठीक है जी, आज हमारा ये वाला टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब इस टॉपिक में से सवालात करना चाहें तो आप लोग कर लें जी। इस टॉपिक में से किसी को पूछना है तो पूछ लें। अच्छा, आप लोगों को अब जी जी सवाल करना है तो कर लें, नहीं तो मैं आपको आपके असाइनमेंट के बारे में बता दूं। जी जी, किसी को कुछ नहीं पूछना है। अच्छा, ये है कि डिसीजन ये हुआ है कि जो बच्चों को की जो मिड टर्म लेने थे, क्योंकि हमारा तो कोर्स आपको मालूम है काफी हद तक कंप्लीट होने वाला है। अब हम आखिरी जो है वो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, तो मिड टर्म जो है उसकी जगह पर असाइनमेंट ली जाएगी जैसे हमने पिछली दफा ली थी। लेकिन इस बार जो असाइनमेंट मैं आपको दे रही हूँ वो जरा गौर से सुन लें किस तरीके से होगी। हमारे पास हमने जो इस्लामिक पर्सनल लॉ पढ़ा, इसमें डिफरेंट टॉपिक्स पढ़े। हमारे जितने भी टॉपिक्स इसके अंदर मौजूद हैं, उन तमाम टॉपिक्स में से किसी भी टॉपिक पर आप असाइनमेंट बना सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा भी एक ही टॉपिक पर होगी तो 3 से ज्यादा बच्चे एक टॉपिक के ऊपर असाइनमेंट नहीं बना सकते। हर किसी को अलग टॉपिक लेना है। अच्छा, 3 लोग जो सेम टॉपिक पे बनाएंगे, 3 लोगों का ग्रुप, वो भी अपनी जो है वो इंडिविजुअली बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि तीनों की एक ही आ जाए असाइनमेंट, इंडिविजुअली बनाएंगे। और इसकी लास्ट डेट जो है सबमिट करवाने की, यानी कि जो जमा हो जाए हमारे पास ऑफिस में, वो है 24 दिसंबर। ठीक है, 24 दिसंबर तक आपको हर हालत में, ये सबके लिए है, ये सर जमर साहब ने ये अपना जो है डिसीजन किया है, और उसके बाद आपकी जो है वो जमा नहीं हो पाएगी। आप लोग ये जहन में रखिएगा, कोई डेट वेट बढ़ेगी भी नहीं, ये भी जहन में रखें। तो आप लोग अपनी असाइनमेंट्स बनाना शुरू कर दें और जितनी जल्दी हो सके इसको बनाएं। और नेक्स्ट क्लास में अगर किसी को कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन हो, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट टॉपिक्स हैं, आपके बहुत सारे टॉपिक्स हैं इस अपने जो है वो मोहम्मदन लॉ के अंदर, पर्सनल लॉ में आप हर एक किसी भी एक टॉपिक के ऊपर बना सकता है, कोई इसमें इशू नहीं है। लेकिन अच्छा मैम, एक क्वेश्चन। हाँ हाँ पूछिए जी, पूछिए। हैंड राइटिंग में होगा या कंपोज कर सकते हैं हम? नहीं बेटा, आपको कंपोज करनी है। आप मुझे एक बात बताए, अगर आप मुझे ऑनलाइन देंगे तो कैसे देंगे, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि बेटा मुझे ऑनलाइन अच्छा कर दें? ठीक है। नहीं और वैसे तो मैम दूसरी बात, पेजेस पेजेस का कोई फाइनल नहीं है कि हाँ, जितने भी पेजेस भी हो? जी जी, नहीं 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 नहीं, पेजेस सर जमर साहब ने बता दिए हैं। उन्होंने कहा 20 पेजेस, और उन्होंने ये भी कहा है कि आप लोगों को उसमें केस लॉस पाकिस्तानी कम से कम 10 पेज केस लॉस भी देने हैं। ये सारी बातें हो अच्छा गई हैं, मीटिंग हुई थी उसके अंदर सर जमर साहब ने पूरी क्लियर कर दी पोजीशन।
उन्होंने कहा आपने ओके मैम। 20 पेजेस की असाइनमेंट लेनी है आप लोगों ने, और 20 पेजेस की असाइनमेंट के अंदर आप लोगों ने 10 अपने केस लॉज अपने टॉपिक के लिखने हैं, और टॉपिक डिफरेंट होंगे। एक ही टॉपिक पूरी क्लास को नहीं दिया जाएगा। क्लियर किया है सर जमर साहब ने कि एक ही टॉपिक नहीं दिया जाएगा। वैसे मैंने पिछली दफा फाइनल ईयर वालों को तो अलग दिए थे, आपकी क्लास को मैंने एक ही दे दिया था, क्योंकि उस वक्त तक अभी डिसीजन नहीं आया था। तो हमने तो वैसे भी ऑलरेडी बनानी थी, तो हम लोगों ने उसके ऊपर ही कर दिया। तो बहरहाल इस दफा ये है कि क्योंकि क्लियर हो गई है सारी बात, मीटिंग हो गई है, एक एक बात हो चुकी है, तो अब आपको क्लियर कर देती हूँ कि आपकी असाइनमेंट 20 पेजेस की होगी। आपकी असाइनमेंट में डिफरेंट आपने टॉपिक्स लेने, आपका पूरा इस्लामिक पर्सनल लॉ आपके पास है, उसमें से कोई भी टॉपिक आप ले सकते हैं, कोई उसके अंदर पाबंदी नहीं है। केस लॉज देने हैं, उसको अच्छे तरीके से आपने बनाना है। 40 नंबरों का सवाल है, आपको खुद समझना चाहिए कि 40 नंबर आपने लेने हैं। ठीक है ओके मैम। मैम हमें पता कैसे चले कि ये तीन मतलब इसके 3 मेंबर्स हो गए इस टॉपिक के? आपका ग्रुप बना है ना क्लास का, या नहीं बना हुआ? वसीम आपने ग्रुप नहीं बनाया हुआ इनका? मैम बनाया तो हुआ है पर अभी असाइनमेंट का तो नहीं बना हुआ ना। तो बेटा एक काम करें ना, आप आपका जो क्लास का ग्रुप है, जो भी शख्स टॉपिक ले उसके अंदर लिख दे कि मैंने ये टॉपिक लिया है, मैं इस पे बना रहा हूँ। आप लोग उसके अंदर जो है ना ग्रुप के अंदर शेयर करके, जैसे फाइनल ईयर में होता है कि फाइनल ईयर वाले अपनी जो थीसिस का जो होता है, जो भी टॉपिक लेते हैं तो उसको ग्रुप में रख देते हैं, फिर दूसरा बंदा उस टॉपिक पे काम नहीं करता। ठीक है ना? अब ऐसा कीजिएगा, आप लोग ऐसा करें, वहां पर असाइनमेंट में भी उन्होंने इसी तरह किया हुआ है, तो आप भी ऐसे ही करें कि एक दूसरे के साथ शेयर करें और बताएं कि मैंने ये टॉपिक ले लिया। तो ज्यादा से ज्यादा भी आप अपना या तो ग्रुप बना लें 3 लोगों का और कहें कि हमारा 3 का ग्रुप है, हमारा ये टॉपिक है। फिर दूसरा मैम बंदा ग्रुप्स बनवाए मैम। हाँ हाँ, ग्रुप बना लें, 3 3 लोगों का एक ग्रुप बना लें, लेकिन बनेगी इंडिविजुअल, जैसे एग्जाम की कॉपी होती है। ठीक है? ओके मैम। अच्छा, क्लियर हो गया सबको? यहाँ तक समझ मैम में आ जो गई तो बात? अगर कोई ऐसा टॉपिक हो मोहम्मदन ला का जो हमने ना पढ़ा हो वो भी ले सकते हैं? हाँ, नहीं पढ़ा तो आप मुझे बता देना, फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं, ले सकते हैं। ठीक है? ओके मैम। चलें। अच्छा, अब किसी को कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ लीजिए। ये स्क्रीन इसकी क्यों हाफ हो गई? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम वो ये टे छोकिरा जेके माना स्टूडेंट्स असाइनमेंट ठाहींदा, उन टिनी सेम त हूंदी न असाइनमेंट, बाक़ी जमा त इंडिविजुअल कराइणी आहे न? न सेम न हूंदी, थोरी घणी पंहिंजी हिक ॿिए खां चेंज ठाहिजो। इहे न हिकिड़ी ठाहे अचो 3 ॼणा। मूं इहो ई त सम्झायो पिए एतिरी देर खां, त सेम जो मक़सदु इहो कोन्हे, मतलब सेम टॉपिक जो त 3 ॼणा हिकिड़ी ठाहे अचनि, ईअं कोन थींदो। ठीकु है? तव्हांखे छा करिणो आहे त पंहिंजी धार ठाहिणी आहे, तव्हांजो टॉपिक बि अलॻि हूंदो, ऐं तव्हांखे पंहिंजी जेका असाइनमेंट हूंदी तव्हांजी उहा बि तव्हांखे सेपरेट ठाहिणी आहे। ठीक है? जी जी बोले। मैम ग्रुप ठाहियो तव्हां ठाहियो या वरी वसीम ठाहे, पर छो जो इन खां सवाइ वरी मसइलो थींदो, इलाही यस सेम मैम। अची वेंदी। हाँ तो भले ग्रुप बनाओ, मैं तो यही तो कह रही हूँ आपको पहले ही। मैम तो हाणे खां ई चवनि था त हे टॉपिक असांजो, हाणे इन ते जेकॾहिं हिकिड़े टॉपिक ते 5 ॼणा बेस करनि त मैम पोइ इहो कीअं थींदो? हाँ न, पाण में हिकिड़ो ठाहे वठो तव्हां टॉपिक इहो पंहिंजो। अच्छा, ख़त्म थिए थी, टाइम बि पंहिंजो ख़त्म थो थिए क्लास जो। तव्हां टॉपिक इहो ग्रुप्स ठाहे वठो, 3 ॼणा मिली करे ग्रुप्स ठाहे वठो, ऐं वसीम तूं ठाहे छॾ हिननि जा ग्रुप्स। ठीकु आहे? पोइ मसइलो थिए त ओके तव्हां मैम। मूंखे ॿुधाइजो, पाण ठाहे करे वठंदासीं हिनजे मसइले। ठीकु आहे? ठीकु आहे मैम। चलो, अटेंडेंस वठी छॾी आहे? यस मैम। चलो ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा, इसमें अभी वो लीव का भी नहीं आ रहा ऑप्शन, क्या हो गया ये सारा? मैम अपडेट हुई। हाँ, ये पता नहीं क्या हो गया, इसका पेज ही अलग तरीके का हो गया। अभी ये मेरी समझ नहीं आ रहा है इसको क्या हो गया। इसको रीस्टोर कर देते हैं दोबारा से। क्या हो गया इसका समझ नहीं आ रहा। चलें ठीक है फिर। ओके, अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक।